इन कॉन्टिन्यूएशन विद द प्रीवियस लेक्चर ओम्स लॉ के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ओम्स लॉ को अगर हम सिंपली एक प्रूव करना चाहें तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लाइक रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, कंडक्टिविटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम एक टॉपिक ले लेते हैं। हमने प्रूव किया था कि करंट I equals to NEA VD. If we use the formula of drift velocity VD equals to EE by m into tau, then I comes out to be NE square A E by m into tau. So if we replace E, if length of the conductor is L, then V equals to E into L, or it can be written as V by L. फॉर्मूले जो हमने पहले भी पढ़े हैं वो तीन फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, रिलेशन बिटवीन फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ई। फिजिक्स में ऐसे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विच कवर्स द लार्ज नंबर ऑफ फॉर्मूलेज। अब इसमें कितने फॉर्मूले और भी आ जाएंगे। सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट NE square A V by m into L into tau. This V is potential difference, I is current. Then we can write V equals to mL by NE square, NE square A into tau into V. So if we replace this by R then into I, then we can write V equals to Ri. This is the numerical value of resistance. We can say R equals to mL by NE square tau into A, which shows R is proportional to L, inversely proportional to area. This one factor determine the resistivity m by NE square tau. Therefore R equals to rho times L by A, and reciprocal of resistivity is conductivity. We can write NE square tau by m. So these are the numerical value of conductivity, resistivity, resistance, conductance, Ohm's law, V is proportional to I and so on. So वो important है। आपको क्वेश्चन होगा फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, तो आपने ये पूरा उसमें सॉल्व करना है। सो दिस टॉपिक स्टार्ट विद रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो I इक्वल्स टू रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इन दिस हमने पहले वाले टॉपिक में फाइंड आउट किया, सारे फॉर्मूले इसमें यूज कर लिए। सो एक बहुत अच्छा यहाँ से कंसेप्ट आता है विच कवर्स द टोटल फॉर्मूले ऑफ चैप्टर 2। नाउ वन मोर टॉपिक विद अस हियर इज द सेल। सेल आपने सुना है, सेल के बारे में केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो सेल एक डिवाइस है विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल के कंपोजिशन है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स। सो सेल एक डिवाइस है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है एंड दैट केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो देयरफॉर वी कैन से सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास वो जो इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सो टॉपिक विद अस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय resistance of cell is resistance offered by the electrode and electrolyte of cell. So it is denoted by small r. Suppose एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस r है, स्मॉल r, इसको हमने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। इफ यहाँ पे दो सिचुएशन है, अगर हम इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज मेजर करें विदाउट ड्रॉइंग द करंट, दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ से निकलेगी। वो है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दीज आर द टू टर्म्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द टर्मिनल वोल्टेज विदाउट drawing the current from the cell.
So when cell is in the open circuit का मतलब यही होता है no current is drawn from the cell. If no current drawn from the cell, then its potential difference voltage between the terminal is EMF. If current is drawn from the cell, then this EMF is termed as potential difference. So अगर इस सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो EMF will be equal to V plus voltage drop across internal resistance. So from here we can evaluate the EMF. तो यहाँ से हमको चीज पता चलती है कि EMF पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ा ज्यादा होता है, because EMF means no current is drawn from the cell, voltage means current is drawn from the cell. So लेकिन ये हमेशा ज्यादा नहीं होता. When cell is in the charging process, जब हम सेल को चार्जिंग में लगाते हैं तो उस समय EMF is less than voltage. सेल का EMF उस समय वोल्टेज से कम होता है when cell is in the charging process. तो कहीं पे आपको ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि क्या EMF हमेशा सेल्स के वोल्टेज से ज्यादा होता है, तो ये हमेशा जरूरी नहीं है. चार्जिंग प्रोसेस के दौरान EMF is less than potential difference. So from here we can evaluate the internal resistance of cell. IR equals to E minus V or R equals to E minus V upon I. I we can evaluate from here. अगर यहाँ पे करंट I आ रहा है, ये रेजिस्टेंस R है जिसमें हमने रेजिस्टेंस में हमने करंट ड्रॉ किया है, तो वहाँ से V equals to IR हो जाएगा, I equals to VYR हो जाएगा. तो R comes out to be E minus V by V into R, और internal resistance is E by V minus 1 into R. Most important formula and most important question from the examination point of view कि अगर आपके पास सेल है उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप कैसे इवेल्युएट करेंगे. कई बार सिंपल डेफिनेशंस होती है, डिफाइंड EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और बच्चे उसको भी छोड़ के आ जाते हैं. तो ये समझने की कोशिश करो, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल तो उसके टर्मिनल का वोल्टेज इज EMF. व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल then it is termed as potential difference. So EMF is little bit smaller than the voltage, but if cell is not in the charging process, during the charging process EMF is less than voltage. तो सेल का जो सर्किट है, सेल को डिनोट करते हैं एक बड़ी लाइन से और एक छोटी लाइन से. तो टॉपिक नेक्स्ट विद अस इज द ग्रुपिंग ऑफ सेल. अगर हम बहुत सारे सेल को सीरीज में लगाएंगे तो दिस इज नोन एज सीरीज ग्रुपिंग. तो ग्रुपिंग ऑफ सेल, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है वैसे हम सेल को ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बोलते हैं, जो सीरीज में हो सकती है, पैरेलल में हो सकती है या मिक्स्ड हो सकती है. तो कई बार हम यहाँ पे सेल लगा देते हैं लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, अगर यहाँ पे भी हम बैटरी लगा देंगे तो बैटरी दोनों तरफ हो जाएगा. तो ऑब्जेक्टिव इन दिस केस इज टू फाइंड आउट द करंट अक्रॉस this resistance. So if R is the internal resistance of these all cells and EMF is their electromotive force, इन सब सेल का EMF E है और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल EMF NE हो जाएगा. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस. सर्किट में ये सारे सेल लगे जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो जिनको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आता है तो इन सब का टोटल रेजिस्टेंस हो गया N टाइम्स ऑफ R, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं और वो फिर इसके साथ सीरीज में है. तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इज NR प्लस R. देयरफॉर I equals to VYR implies I equals to NE by NR प्लस R. तो ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है. ये समझने की कोशिश करो, जब भी आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करेंगे तो I इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस होगा. बहुत सारे सेल को आपने सीरीज में लगाया, n नंबर ऑफ सेल्स को जब सीरीज में लगाया गया जिनका EMF E था तो टोटल EMF NE बन गया. टोटल रेजिस्टेंस पहले इनका NR हो गया, उसमें R भी सीरीज में था तो इतना बन गया. This will be the total current. Similarly, if the cells are connected in parallel,
n number of cells are connected in parallel, तो बहुत सारे n सेल को हमने पैरेलल में लगा दिया तो ऐसे लग जाएगा। फिर ऐसे बहुत सारे और भी हैं तो फिर सिमिलरली n number of cells are now in parallel connected to external load resistance। तो यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि जितना करंट इस सेल रेजिस्टेंस में आ रहा है उतना ही यहाँ सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका मतलब ये सारा ग्रिड इसके साथ सीरीज में है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और EMF E है। तो अगर इन सब सेल का EMF E है तो इस सेल रेजिस्टेंस में EMF E ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल रेजिस्टेंस डू नॉट अफेक्ट द वोल्टेज। ये सबसे बेसिक पॉइंट जो हमको ध्यान रखने हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रिमेन्स सेम, तो यहाँ पर सब में EMF E होगा। तो इस समय हम एज्यूम करेंगे कि n number of cells are connected in parallel having EMF E and internal resistance R, then their total EMF जो कॉम्बिनेशन का बनेगा वो E रहेगा। बट टोटल रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं N/R R/N प्लस R हो गया, therefore current will be E/R plus NR/N। सो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे इनका पहले सबका रेजिस्टेंस 1/R प्लस 1/R अप टू n टाइम्स, तो n/R हुआ। जैसे सीरीज में NR हो गया था क्योंकि R सीरीज में लगे थे n टाइम्स, यहाँ पैरेलल में 1/R तो R/N, तो 1/RP बना n/R, तो RP हो गया R/N। तो ये R/N प्लस R का हमको ध्यान रखना है। मीन्स हाउ टू इवेल्युएट द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क इफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, उस बात का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। नाउ देयर इज मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल। इन मिक्स्ड ग्रुपिंग सपोज n नंबर ऑफ सेल्स को हमने यहाँ पे सीरीज में लगा दिया। यहाँ पे एक सेल है, फिर दूसरा सेल है, फिर तीसरा, कितने लगे n नंबर ऑफ सेल लगा दिए भाई। फिर हमने यहाँ पे भी लगा दिए, फिर इधर भी लगा दिए, इधर भी n लगा दिए। जैसे इधर को हमने 10 लगाए और इधर को इनकी 5 लाइनें लगाई, 10 की 5, तो इधर को 10 को हमने n मान लिया और इधर जितनी लाइनें थी इसको m मान लिया। तो ये m/n रेजिस्टेंस का एक ग्रिड बन गया जिसको हमने एक्सटर्नल सर्किट से रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि n नंबर ऑफ सेल्स अगर ऐसे लगे हुए हैं तो टोटल वोल्टेज पैरेलल में तो n ही रहेगा, n सब में n ही, इसमें भी n ही रहेगा। सो रेजिस्टेंस के पास जो टोटल EMF आएगा, टोटल EMF इज n। नाउ ये इनका जो रेजिस्टेंस है, इसका R, इन सब का तो एक लाइन का बना NR। अब ये NR m टाइम्स कनेक्ट है तो होगा m/NR, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो टोटल NR/m हो गया। अब ये NR/m इसके साथ सीरीज में हो गया, सो इस समय हम लिखेंगे इट्स टोटल रेजिस्टेंस विल बी NR/m प्लस R। देयरफॉर जो करंट सर्किट में आएगा रेजिस्टेंस के पास, इट इज NE/NR प्लस MR/m। इट इज MNE/NR प्लस MR। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे। एक आर्म में n नंबर ऑफ सेल लगे हुए थे, टोटल EMF NE बन गया और टोटल रेजिस्टेंस NR हो गया। अब पैरेलल में वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, तो रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज रहेगा NE, लेकिन पहले ही इनका टोटल रेजिस्टेंस NR हुआ। NR m नंबर टाइम से पैरेलल में था। जैसे R पैरेलल में हो तो 1/R प्लस 1/R हो, m/R हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m/NR। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये m/NR रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, तो NR प्लस m/R हो गया। सो टोटल EMF NE था। मतलब ऐसे देख लीजिए कि अगर हमने 2 वोल्ट के 5 सेल लगा दिए, 5 सेल यहाँ, 5 यहाँ, 4 लाइनें बनाई, तो उस समय m की वैल्यू 4 होगी और n की वैल्यू 5 होगी। सेल का जो EMF E था वो 2 वोल्ट था। इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज 1 ओम था,
तो हमने करंट फाइंड आउट करना है और आर की वैल्यू एज्यूम कर लो, ये आर 2 ओम था, 10 ओम लगा देते हैं इसको। तो अगर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगाया तो इसकी वैल्यू 10 ओम हो गई, और इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम था। यहाँ पे हमने लगाए थे 5 सेल, और 5 सेल वाली 4 लाइनें लगाई, तो m की वैल्यू हो गई 4, n की वैल्यू होगी 5, स्मॉल r की वैल्यू होगी 1, कैपिटल R की वैल्यू होगी 10। तो टोटल करंट जो रेजिस्टेंस के पास मिलेगा वो होगा 4 × 5 × 2 अपॉन n की वैल्यू हमने ली थी 4 और 5 × 1 प्लस 4 × 10, तो ये हुआ 40 डिवाइडेड बाई 200, तो 1/5 मीन्स 0.2 एम्पियर करंट इस समय रेजिस्टेंस को मिलेगा जिसको। तो ये न्यूमेरिकल में हम क्या एज्यूम करते हैं, सिर्फ ऐसे मानो कि हमने 2 वोल्ट का सेल 2 वोल्ट का सेल करते करते 2 वोल्ट के सेल लगाए, वो 5 थे, 4 लाइनों में लगाए, तो उनकी इस तरह से हमने यहाँ पे एजम्पशन हम फिजिक्स के अंदर कर रहे होते हैं जो m n x y z की फॉर्म में होता है। तो ये आपका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको देखें सब लोग ध्यान से कि इसमें क्या बताया जा रहा है, समझने की कोशिश करो। जो इसका बेसिक था वो चार्ज की फॉर्म में हमने पहले अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया। फर्स्ट यूनिट के कंपैरिजन में बहुत सिंपल यूनिट है, सेकेंड यूनिट इसको बहुत ध्यान से कर लो, ज़्यादा मार्क्स का है। थैंक यू वेरी मच।